वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस लोक राजस्व के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है उसको देखिए। जब कुल व्यय कुल आय से अधिक होता है तो कहा जाएगा। ठीक है, सरकार का जो व्यय है वो ज्यादा है किसकी तुलना में, आय की तुलना में। तो इस प्रकार का जो बजट है उसको क्या कहा जाएगा, घाटे का बजट। वर्तमान समय में अगर हम देखें, जो सरकार है वो क्या करती है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करती है। इसलिए सामान्यतः विकासशील देशों में अगर देखा जाए तो जो कुल व्यय होता है वो कुल आय की तुलना में अधिक होता है। और सरकार का बजट कैसा होता है, डेफिसिट बजट होता है, घाटे का बजट कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट देखिए सेकंड, निम्नलिखित में से राजकोषीय उपकरण नहीं है। खुले बाजार की क्रियाएं की अगर हम बात करें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा, मौद्रिक नीति में आएगा। सार्वजनिक व्यय जो होता है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। करारोपण ये भी सार्वजनिक जो राजकोषीय नीति उसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हमको पूछा हुआ है कि राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो किस में आता है, मौद्रिक नीति का उपकरण है। अगला देखिए तीसरा, कर आधार में वृद्धि होने पर करों की दर का बढ़ना प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे जैसे कर आधार बढ़ता जाता है, टैक्स बेस जो होता है वो एक्सपांड होता है, तो जो करों की दर है, टैक्स रेट है, वो भी साथ साथ में क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो इस प्रकार का जो कर होगा, टैक्सेशन सिस्टम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रगतिशील कर प्रणाली कहेंगे। आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति का उपकरण है। ठीक है, उनमें से निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी में आएगा। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, ठीक है, करारोपण जिसको हम कहते हैं, जो सार्वजनिक ऋण होता है उसको सम्मिलित किया जाता है, बैंक दर, नकद कोषानुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये किस में आते हैं, मौद्रिक नीति में आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर किसका भाग है, राजकोषीय नीति का, फिस्कल पॉलिसी का। अगला है, सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त में प्रमुख अंतर होता है। ठीक है, सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में प्रमुख अंतर किसका होता है, आय एवं व्यय में समायोजन का। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत क्या होगा, पहले व्यय किया जाएगा और फिर आय की प्राप्ति होती है, जबकि निजी वित्त में क्या होता है, पहले आय की प्राप्ति होती है और उसके अनुसार क्या होता है, व्यय होता है। अगला देखिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और कब गठित किया गया था ये, 1951 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है जब, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी जो है डाल्टन की, उसके अनुसार देखा जाए तो अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए क्या जरूरी है, जो सीमांत सामाजिक त्याग हैं और जो सीमांत सामाजिक लाभ हैं दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये दोनों बराबर होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत में व्यक्तिगत आयकर लोगों पर लगाया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स जो है वो कौन सी गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, केंद्र सरकार, या फिर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, या फिर जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनके द्वारा लगाया जाता है। तो आयकर जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आयकर किस सिद्धांत पर आधारित है। आयकर में अगर देखा जाए तो जिन लोगों की आय का स्तर निम्न होता है उनसे या तो आयकर नहीं लिया जाता है, या फिर अगर आय का अलग अलग स्लैब बना दिया जाता है और उस वर्ग में आता है तो उनसे कम मात्रा में कर लिया जाता है, और आय का स्तर अगर ऊंचा है तो उनसे अधिक मात्रा में कर लिया जाता है। तो आयकर जो होता है, इनकम टैक्स, वो बेसिकली एबिलिटी टू पे, कर दे योग्यता का जो सिद्धांत है उस पे आधारित होता है। अगला है,
अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? ठीक है, अधिकतम सामाजिक लाभ में सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ जहां पे बराबर हो जाएगा, तो ये जो सिद्धांत है, ठीक है, वो किसके साथ में संबंधित है? डाल्टन के साथ में। और बाद में मसग्रेव ने भी इसके बारे में व्याख्या की थी। अगला है, निम्न में से कर की विशेषता नहीं है। ठीक है, कर की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? कर क्या होते हैं? अनिवार्य भुगतान होते हैं। ठीक है, लेकिन गैर अनिवार्य भुगतान, नॉन कंपल्सरी पेमेंट, ये विशेषता नहीं। क्यों? क्योंकि जो टैक्स होता है वो सरकार को अनिवार्य रूप से भुगतान करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति करों का भुगतान नहीं करता है उनको एक तरह से जुर्माना, दंड चुकाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, स्पेशल असेसमेंट, विशेष निर्धारण का अर्थ क्या होता है? ये हो जाएगा विशेष लाभ के लिए कर। ठीक है, सरकार के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है, और उसके आसपास जो जमीन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो सरकार क्या कर सकती है? उनसे अतिरिक्त जो पैसा है टैक्स के रूप में उनसे वसूल सकती है। तो विशेष लाभ के लिए जो टैक्स लगाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? विशेष निर्धारण। अगला है, राज्य के बढ़ते क्रियाकलाप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, राज्य के बढ़ते क्रियाकलाप के कारण क्या होता है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। और ये जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वेगनर के द्वारा। इसको आप चेक कर लेना। अगला है, बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण का जो सिद्धांत है वो किसके साथ में संबंधित है? मसग्रेव के साथ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, केलकर समिति की सिफारिशें, विजय केलकर समिति, ठीक है, इसकी जो सिफारिशें थी वो किसके साथ में संबंधित हैं? करों में सुधार के साथ में। ठीक है, करों में सुधार के लिए सिफारिशें दी गई हैं विजय केलकर समिति के द्वारा। अगला है, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर क्या होता है? ठीक है, मूल्य वर्धित कर एक तरह से हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, प्रत्यक्ष करों की स्थिति में करापात एवं कराघात होता है। ठीक है, करापात एवं कराघात मतलब कि प्रथम रूप से जो व्यक्ति कर चुका रहा है और अंतिम रूप से उन करों का जो मौद्रिक भार है जो सहन करता है। तो प्रत्यक्ष करों की स्थिति में क्या होगा? अगर डायरेक्ट टैक्स है तो करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पे होंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष कर अगर हैं जैसे कि आय कर है, संपत्ति कर है, तो जो व्यक्ति चुकाएगा अंतिम रूप से उसका जो मौद्रिक भार है वो भी उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ेगा। अगला है, प्रत्यक्ष उल्लंघन कर नियम भी कहते हैं द डायरेक्ट वियोलेशन ऑफ टैक्स लॉ, इसको क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कर चोरी, ऑप्शन ए। अगला देखिए, करों का भार अंतिम रूप से सहन करना पड़ता है, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, करों का जो भार है अंतिम रूप से सहन करना पड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे? करापात कहेंगे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और जो व्यक्ति कर चुकाएगा उस पे क्या है? कराघात होगा। और अंतिम रूप से कर का जो भार सहन करेगा उसको क्या कहा जाएगा? करापात कहा जाएगा। अगला है, करापात संबंधित हैं। ठीक है, करापात संबंधित अभी हमने देखा था, करापात का संबंध किससे होता है? अंतिम रूप से कर का जो मौद्रिक भार सहन करता है उससे संबंधित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिगामी कर होता है? ठीक है, प्रतिगामी इनमें से कौन सा कर होगा?
प्रतिगामी कर क्या होता है? आय की दर बढ़ने के साथ में, ठीक है, मात्रा बढ़ने के साथ में जो करों की दर है वो एक तरह से क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। केरोसिन पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो रिग्रेसिव का एग्जाम्पल होगा। अगला है, कराघात अथवा कर का दबाव संबंधित है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो है वो किसके साथ में संबंधित है? ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो कराघात होता है वो कर को कौन चुकाता है? कर का जो प्रारंभिक भार है किसके द्वारा सहन किया जाता है? करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ए। अगला है, राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसकी नीति होती है? सरकार की होती है, गवर्नमेंट की, ठीक है। इसके अंतर्गत सरकार अपना जो व्यय है या आय जो होती है, करारोपण या जो सार्वजनिक ऋण होता है उसका प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो व्यक्ति चुकाता है अंतिम रूप से उसका भार उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है, उसका भार दूसरों के ऊपर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसे टैक्स कौन से होंगे? डायरेक्ट टैक्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे आय कर हैं, संपत्ति कर हैं, ये किसके उदाहरण होते हैं? प्रत्यक्ष कर के। विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, टोल टैक्स, ये सारे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स होंगे। आज का फिर हमारा अंतिम प्रश्न है, यदि आय में वृद्धि के साथ करों की दर गिरती है तो क्या कहा जाएगा? ठीक है, आय बढ़ने के साथ साथ में करों की दर अगर कम होगी तो ऐसे करों को हम क्या कहेंगे? प्रतिगामी कर कहेंगे। और आय के विभिन्न स्तरों पर एक निश्चित अनुपात से कर लिया जाएगा, वो अनुपातिक कर होगा। और आय बढ़ने के साथ में अगर करों की दर बढ़ती है उसको हम कहेंगे प्रगतिशील, कहेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे। तो आय में वृद्धि के साथ अगर करों की दर घटती है, गिरती है, तो इस प्रकार के जो टैक्स हैं, कर है, वो कौन से होंगे? प्रतिगामी कर होंगे, रिग्रेसिव टैक्स होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पब्लिक फाइनेंस की 25 और एमसीक्यूज हैं जिसको हम देखेंगे।